हेलो बच्चों, स्वागत है आज आप सभी का आपके अपने चैनल क्यूरियस माइंड पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का सबसे पहला बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नेम है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो इतनी सुंदर दुनिया है उसमें लाइफ यानी कि जीवन असल में क्या है? एक पत्थर और एक चींटी में क्या अंतर है? वायरस संजीव है या निर्जीव है? और इस पूरी धरती पर लाखों जीव के नाम वैज्ञानिक कैसे रखते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत आसान भाषा में और मजेदार उदाहरण के साथ समझेंगे। अगर आप अपने स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत। लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जीव जगत होता है। ठीक है, अब व्हाट इज अ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत क्या है? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो जीव जगत है वो क्या है। तो द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इनहेबिट द अर्थ फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू द लार्जेस्ट ब्लू व्हेल एंड फ्रॉम टिनी प्लांट्स टू जायंट रेडवुड ट्रीज। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें? लिविंग वर्ल्ड की। यानी कि इस धरती पर सूक्ष्म बैक्टीरिया, जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होते हैं, उससे लेकर के विशाल जीव की बात करते हैं। तो विशाल जीव क्या है पृथ्वी पर? ब्लू व्हेल है। और बड़े बड़े रेडवुड पेड़ों तक जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं वे सब क्या है? हमारे लिविंग वर्ल्ड है। क्या है? जीव जगत है। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं इट शो द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम एंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दे शेयर विद ईच अदर एंड द एनवायरमेंट। यानी कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं? डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले अलग अलग प्रकार के जीव अपना जीवन कैसे यापन करते हैं, वो हमारे क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी कहलाती है। इसमें जीवों की बड़ी संख्या, विविधता यानी डाइवर्सिटी है, जो आपस में अपने पर्यावरण के साथ में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि संजीव क्या है। ठीक है, संजीव जीव क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज दैट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इनके जो लक्षण दिए हुए हैं, जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर है, मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्स है, स्टिमुली है, ठीक है, अडेप्टेशन है, ह्यूमोस्टेटिस है। ये सारे क्या है? हमारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, यानी कि जीवन के लक्षण। जीवित लोगों के क्या लक्षण होते हैं? हमारे सेलुलर यानी कि एक उसके संरक्षण। ठीक है, सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करेंगे? सेलुलर स्ट्रक्चर की। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कोशिका संरचना। तो सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है? मेड अप ऑफ वन ऑफ मोर सेल विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि कोशिका सेल सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं यानी कि सेल से बनी होती हैं। ठीक है, और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि हाउ इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, तो आप क्या बताओगे? क्या है हमारी स्मॉल यूनिट? सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑन लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट।
यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचय क्रिया। ठीक है, शरीर में होने वाले सभी प्रकार की प्रक्रियाएं, जैसे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, और परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे क्या है? उपापचय यानी कि शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ मीन्स वृद्धि। ग्रोथ का मीन क्या होता है प्यारे बच्चों? वृद्धि होना। ठीक है, चाहे वो मनुष्य में हो चाहे वो प्लांट्स में हो। ठीक है, वो ग्रोथ हो रही है तो वो क्या हो रही है? उसके अंदर वृद्धि हो रही है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इंक्रीज इन साइज एंड द नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के आकार, साइज में आकार, और उनकी कोशिकाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ सेल्स में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। ग्रोथ में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होता है और आकार में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, यानी कि जो एक जीव होता है वो अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग मतलब अपने अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे जनन, अपनी जैसी नए जीवों और संतानों को जन्म देने की क्षमता को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है, ये हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? उत्तेजना के साथ प्रतिक्रिया करना। ठीक है, यानी कि इसमें क्या दिया हो? रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरमेंट लाइक लाइट, साउंड, टेम्परेचर। यानी कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं? कि पर्यावरण में होने वाले बदलाव यानी कि चेंजेस की बात कर रहे हैं, जैसे गर्मी, ठंड। ठीक है, लाइट यानी कि प्रकाश, साउंड यानी कि आवाज को महसूस करना और उस पर रिएक्शन करना, रिएक्ट करना, वो हमारा क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुली कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मीनिंग होता है अनुकूल, यानी कि परिस्थिति के अनुसार रहना। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ एडजस्ट टू सर्वाइव इन द इन देयर सराउंडिंग्स, यानी कि अपने आसपास के माहौल में जीवित रहने के लिए खुद को उस अनुसार ढालना, वो हमारा क्या कहलाता है? एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा होमियोस्टेटिस। ठीक है, यानी कि समस्थापन। इसमें क्या है? मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ बॉडी कंडीशन, यानी कि अपने शरीर के आंतरिक वातावरण जैसे तापमान, पानी का संतुलन को स्थिर बनाए रखना, वो हमारा क्या कहलाता है? हेमियोस्टेटिस कहलाता है। आई होप आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जीव जगत का इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, महत्व रखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक है, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर थ्रू वेरियस इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। स्टार्ट कर दें। इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन। इसमें दिया हुआ है सभी जीव आपस में मिलकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। अब बात है रिसोर्स फॉर ह्यूमंस। ठीक है, रिसोर्स ऑफ ह्यूमंस में क्या है? प्रोवाइड अस फूड, फ्यूल, मेडिसिन, शेल्टर, क्लोथिंग एंड मे अदर एसेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि इसमें रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, यानी कि संसाधन की बात कर रहे हैं कि जो मनुष्य होते हैं उन्हें अपने जीवन में किस किस संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें जीवित रहने के लिए भोजन, है ना, पहनने के लिए कपड़े, खाने बनाने के लिए ईंधन, और बीमार पड़ रहे हैं तो दवाइयाँ। तो इन्हीं सभी प्रकार के हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हीं जीवों और पौधों से हमें ये क्या मिलते हैं? रिसोर्सेज मिलते हैं, यानी कि प्लांट से हमें खाने की चीजें मिलती हैं, तो वो रिसोर्सेज हो गए ह्यूमंस के लिए। ठीक है, एनिमल से भी हमें फूड न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे मिल्क हो गया। ठीक है,
ये सारे हमारे क्या हैं, रिसोर्सेस हैं। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, यानी कि जैव विविधता की। तो बायोडाइवर्सिटी इज द wealth of life on the earth. It ensures stability of ecosystem। यानी कि जैव विविधता क्या होता है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता ही इसे सुंदर और मजबूत बनाती है। यानी कि अनेक प्रकार के अलग अलग जीव होते हैं और वो अपना अलग अलग तरीके से जीवन यापन करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब बात है एनवायरमेंटल सर्विस की। ठीक है, पर्यावरण सेवाएं। अब कौन कौन सी पर्यावरण सेवाएं होती हैं, जैसे प्यूरिफाई एयर वाटर, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, रिसाइकल न्यूट्रिएंट एंड सपोर्ट लाइफ। यानी कि इसमें क्या होता है, एनवायरमेंट सर्विस, यानी कि हम पर्यावरण को क्या क्या सेवा दे रहे हैं, या पर्यावरण हमारे से क्या क्या चीजें हम एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कि प्यूरिफाई एयर, यानी कि वातावरण में जो हवा को शुद्ध करना है ना, वाटर मेंटेन, ठीक है, पानी को साफ करना, फर्टिलिटी इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाना, ये सारी हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट की सर्विस कर रहे हैं। अब बात करते हैं साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू की, वैज्ञानिक और आर्थिक मूल्य। जैसे कि इसमें दिया हुआ इम्पोर्टेंस फॉर रिसर्च, एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की। यानी कि इसमें रिसर्च, पढ़ाई, बायोटेक्नोलॉजी और देश की अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा योगदान होता है। किनका होता है, साइंटिफिक इकोनॉमिक वैल्यू का। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता जीवित जगत में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी की, द वेराइटी एंड total number of all type of plants, animals and microorganism present on the earth is called biodiversity। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है इसमें, यानी कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे, इसकी बात करें, पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुल संख्या, यानी कि टोटल ऑफ नंबर्स, यानी कि कुल संख्या और उनकी वैरायटी को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। अब जानते हैं नाउ स्पीसीज रेंज, यानी कि प्रजातियों की संख्या को जानना, यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रजाति क्या है। ठीक है, तो स्पीसीज का मतलब क्या होता है, प्रजाति। एट प्रेजेंट अबाउट 1.7 1.8 मिलियन, यानी कि 17 से 18 लाख स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड एंड साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड वर्ल्ड वाइड। यानी कि क्या कह रहे हैं इसमें, क्या आप जानते हैं कि आज तक वैज्ञानिकों ने कुल कितनी प्रजातियों को खोजा है। तो कितनी प्रजातियों को खोजा है, इसमें दिया हुआ है 1.7 1.8, यानी कि 17 से 18 लाख प्रजातियों को, ठीक है, जीवों की प्रजातियों को खोजा गया है और उनका वैज्ञानिक रूप से क्या किया गया है, नामकरण दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को क्या कहते हैं, वर्ग की कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग की, यानी कि वर्गीकरण करना। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द identification, nomenclature, scientific naming, classification and study of characteristic of organism। यानी कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं कि इतने सारे जितने भी जीव होते हैं, लाखों जीव होते हैं। आप तो जानते हैं कि टैक्सोनॉमी में जीव जगत में कितने हैं, लाखों जीव है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी, जैसे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि उनकी पहचान करना, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण देना, साइंटिफिक नेमिंग यानी कि वैज्ञानिक नाम देना, क्लासिफिकेशन यानी कि उनको अलग अलग वर्गीकरण कर देना, ये सारा हमारा क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड होती है, जो प्रभाव होते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचानना,
सबसे पहले जीव के लक्षण को देख करके उसे पहचाना जाता है, तो वो हमारी क्या कहलाती, आइडेंटिफिकेशन कहलाती है। फिर नेक्स्ट है नोमेकल्चर। नोमेकल्चर का मैंने अभी मीनिंग बताया, क्या होता है, नामकरण करना। तो नामकरण कैसे करेंगे कि ऐसा साइंटिफिक नाम दिया जाए जिससे पूरी दुनिया एक ही नाम से जानी जाए। जैसे कि आपका मैंगो का प्लांट होता है, यानी कि आम का पेड़ होता है, तो उसका जो मैंगो ट्री का जो नाम होता है वो क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, क्या नाम होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा इंडिका से ही सभी क्या होते हैं, उस पेड़ के नाम को जानते हैं। सभी क्या जानते हैं कि मैंगो का जो ट्री है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो आई होप आपको नॉमिकल्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण आखिर में उसकी समानताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। उनकी उनकी जो अंदर क्वालिटीज होती हैं उनके अनुसार उन्हें क्या कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है। आई होप आपको सारी क्लियर से हुए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब है बेसिक स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी कि जो हमारी जो लक्षण है टेक्सोनॉमी के जो बेसिक स्टेप्स हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों का वर्गीकरण, वैज्ञानिक नाम और उनको पहचानना, वही हमारे साइंस में क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी कहलाता है। अभी आपने पहले क्लियर किए थे कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, ये सारे हमारे क्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन की। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, यानी कि मान लीजिए कि वैज्ञानिकों ने जंगल में कोई नया पौधा या जीव मिला। ठीक है, कोई नया जीव मिला, सबसे पहला वो काम क्या करेंगे, उनके लक्षण ही तो पहचानेंगे, लक्षण को नोट करेंगे। तो उसमें दो चीजें देखने को मिलेंगी हमें, क्या देखने को मिलेंगी, एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स। ठीक है, हम इसी फीचर्स के अकॉर्डिंगली तो डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं, यानी कि जो बाहरी लक्षण होते हैं, वो क्या आएंगे, जैसे कि कलर, शेप, साइज, टेक्सचर, यानी कि उनका रंग, आकार, साइज और टेक्सचर, यानी कि उनकी जो बनावट है वो क्या है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। इंटरनल फीचर्स जैसे कि आंतरिक लक्षण, ठीक है, जैसे कि एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि अंदरूनी संरचना। ठीक है, उनके अंग कैसे हैं, उनका आकार कैसा है, वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, कैरेक्टराइजेशन में आ जाते हैं। हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैचिंग द ऑर्गेनिज्म विद प्रीवियसली नाउ रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन व्हाट इट इज। ठीक है, तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचानना। तो लक्षणों को नोट करने के बाद जो साइंटिस्ट होते हैं वो पुराने रिकॉर्ड्स या डेटाबेस को क्या करते हैं, किताबों में उसका मिलान करते हैं और देखते हैं कि ये क्या जीव पहले से खोजे गए हैं या किसी जीव जैसा दिखता है। इसी मैचिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, यानी कि नामकरण, गिविंग अ यूनिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि मैंने अभी बताया था कि जो मैंगो होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है, नामकरण है, वो क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी बात करते हैं, टू वर्ड सिस्टम की बात करते हैं, फिर फर्स्ट वर्ड सिस्टम की बात करते हैं, फिर सेकंड वर्ड क्या होता है, फिर यूनिवर्सल एंड यूनिक क्या होता है। जैसे टू वर्ड सिस्टम आ गए, तो फर्स्ट वर्ड क्या होता है हमारा, जेंस का होता है, जो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सबसे जो फर्स्ट वर्ड की अगर बात कर रहे हैं वो क्या होता है हमारा, किससे स्टार्ट होता है, वंश, यानी कि जीनस से। ठीक है, फिर सेकंड वर्ड हमारा किससे होता है, स्पीसीज, यानी कि जाति से। और जो सेकंड वर्ड जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है। जैसे आपने मैंगो का देखा, तो मैंगो जो जीनस का है, यानी कि जो वंश का है, वो हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर से। और जो स्पीसीज है
यानी कि जाति की जो बात कर रहे हैं वो हमारे किससे स्टार्ट हो रही, स्मॉल लेटर से, यानी कि आई किससे, स्मॉल लेटर। तो ये हमारा क्या कर रहा है, साइंटिफिक नेम प्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा मैंगो का क्या है, मैंगनीफेरा इंडिका, और यही क्या है, यूनिवर्सल नेम है। अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो आप क्या बताएंगे, मैंगनीफेरा इंडिका। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रुपिंग ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू अ प्रॉपर कैटेगरी बेस्ड ऑन इट्स सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। यानी कि इसमें डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि उस जीव को उसकी समानताओं के आधार पर एक ही सही कैटेगरी या ग्रुप में रख दिया जाता है। जैसे हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट हो गया हमारा किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, इसमें सभी क्या कर दिए गए हैं, डिफाइंड कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि किंगडम है, किंगडम हमारा क्या है, जगत, तो वो किस में आता है, प्लांटी में। डिवीजन यानी कि वर्ग, ठीक है, तो वो हमारा आ गया मैंगलोली फाइटा, ठीक है। फिर हमारा क्लास आ गया मैंगनोली पोशीडा, ठीक है। ऑर्डर आ गया हमारा स्पाइनोडर्स, ठीक है। फैमिली आ गई अनार्केडीसी, ठीक है। जीनस आ गया मैग्नीफेरा, स्पीसीज आ गई मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये किसका क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, मैंगो का, ठीक है, मैंगो ट्री का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं यूनिवर्सल रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेमिंग की। मैंने अभी बताया था जो हमारा नॉमिक कल्चर होता है वो यूनिवर्सल बन जाता है, यानी कि फिर उसे हमेशा वो सभी स्थान पर उसी नाम से उसे जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, ठीक है। अब साइंटिफिक नेमिंग, सबके प्लांट्स के, एनिमल्स के सभी क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं। अब साइंटिफिक नेम का जो मीनिंग होता है, इंपॉर्टेंट चीज जो लैंग्वेज ली जाती है वो किससे ली जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो बात कर रहे हैं सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज या इटालिक लैंग्वेज की, ठीक है। जो इटैलिक्स लैंग्वेज है वो ही हमारी क्या कहलाती है, लैटिन लैंग्वेज कहलाती है। तो बिग इसमें दिया साइंटिफिक नेम आर जनरली टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज आर प्रिंटेड इटैलिक्स टू द इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल मैंगो है, तो मैंगो का जो नाम है साइंटिफिक वो क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। आपको याद भी हो जाएगा कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका है, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम हमेशा किस लैंग्वेज से शुरू होते हैं, लैटिन लैंग्वेज से शुरू होते हैं, ठीक है। क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जिस समय के साथ बदलाव नहीं हो सकते। इस लैंग्वेज में समय के साथ में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। जब हम कंप्यूटर पर टाइप या प्रिंट किया जाता है तो ये हमेशा तिरछा यानी कि इटालिक्स लिखा जाता है। तो ये दर्शाता है कि इनका मूल ओरिजिन क्या है, लैटिन लैंग्वेज है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लैटिन लैंग्वेज में कैसे और क्यों लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं जीन्स एंड स्पीसीज की, जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर की बात करते हैं, तो द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीन्स एंड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, यानी कि जो पहला शब्द है जीनस का वो वंश को दिखाता है। पहला अक्षर हमेशा कैसा लिखते हैं, हम कैपिटल में लिखते हैं, जैसे मैग्नीफेरा का एम हो गया, ठीक है। फिर दूसरा द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीसीज एंड ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, यानी कि जो दूसरा होता है स्पीसीज जाति को दिखाता है और उसका जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा स्मॉल यानी कि छोटा होता है, जैसे इंडिका का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों का, ठीक है। अब बात करते हैं हेड राइटिंग नेम्स आर अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक है, यानी कि हाथ से लिखते समय अलग अलग अंडरलाइन क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन हेड राइट रिटन बोथ आर बोथ द वर्ड मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक है। यानी कि मैग्नीफेरा के नीचे अंडरलाइन करना, इंडिका के नीचे अंडरलाइन करना, ये क्या है, ये नियम आपके प्रैक्टिकल और एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम अपने हाथ से हैंड रिटन कोई वैज्ञानिक नाम कॉपी या बोर्ड पर लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग
लिखते हैं, ठीक है। एक साथ पूरी लाइन नहीं लिखते, ठीक है, नहीं खींचते, दोनों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया ऑथर क्रिएशन, ठीक है, यानी खोजकर्ता या वैज्ञानिक नाम, द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द स्पीसीज इज रिटन इन एन abbreviated from at the end of the scientific epithet, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि नियम के आखिर में उस वैज्ञानिक का नाम संक्षेप में लिखा जाता है, ठीक है, जिससे सबसे पहले उस प्रजाति को खोजा जाए और उसका वर्णन किया जाए, ठीक है। जैसे हमने मैंगो का लिया, अब मैंगो नाम पूरा है तो इसका क्या होना चाहिए, मैग्नीफेरा इंडिका और एलाइन लिनिन लिखा जाए। यहाँ लिनिन का मतलब होता है लीनियस, क्या मतलब होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है LINN, तो ये क्या है, यानी कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने की थी। किसने की थी, कैरोलस लिनियस ने, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले आम का यह वैज्ञानिक नाम दिया था। तो ध्यान रखें कि वैज्ञानिक के नाम को ना तो तिरछा लिखा जाता है, ना ही अंडरलाइन किया जाता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आगे। बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने वैज्ञानिक नाम रखने के नियम सीखे। अब हम ये समझेंगे कि इस दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली को असल में क्या कहते हैं और इसे किसने बनाया, और ये टॉपिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रहे हैं, this system of giving a unique scientific name consisting of two words was proposed by Carolus Linnaeus, ठीक है। यानी कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है, द्विनाम पद्धति होता है। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बाई बाई का मतलब क्या होता है, दो, और नोमियल का मतलब होता है नाम। तो जीवों को ऐसा अनोखा नाम जो वैज्ञानिक द्वारा दिया गया हो, जो दो शब्दों से मिलकर के बना हो, उसे क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इससे हर नाम के दो हिस्से हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। पहला होता है हमारा जेनेरिक नेम, ठीक है, जेनेरिक का नेम का मतलब होता है जो जीव जीनस यानी कि वंश को दर्शाता है, ठीक है। फिर है साइंटिफिक एपिथेट्स, जो जीव की स्पीसीज को दर्शाता है, ठीक है, प्रेजेंट द स्पीसीज, तो यानी कि वो किसको दर्शा रहा है, स्पीसीज को दर्शा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फाउंडर की, ठीक है, यानी कि जनक कौन है, ठीक है, तो कैरोलस लिनियस है। किसके जनक, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। और कब इन्होंने खोज करी थी, 1707 से 1778 ईस्वी में, ठीक है। आपको याद रहेगा कि कैरोलस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जो जनक खोज की थी या नाम दिया था, वो कब दिया था, 1707 या से 1778 तक, ठीक है, मतलब जीवित रहे थे ये टाइम पीरियड बता रहे हैं उनका। अब बात करते हैं गवर्निंग बॉडी फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक है, यानी कि नाम तय करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, गवर्निंग, ठीक है, संस्थाएं। अब कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट इसमें दी हुई है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब इसमें जो बात बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि बॉटनी यानी कि प्लांट्स की बात करें, तो इसमें किसकी बात रखेंगे, नेमिंग प्लांट्स की बात करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट दी हुई है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी नेमिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि इस जियोलॉजी में जियोलॉजिकल जो नेम होते हैं वो किसके होते हैं, एनिमल्स के होते हैं, और जो बॉटनिकल जो नेम होंगे वो किसके होंगे, प्लांट्स के होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जो साइंटिस्ट थे और वैज्ञानिक जो अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं रख सकते, तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं रख सकते। लेकिन इससे जो बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, गवर्निंग बॉडी जो बनी हुई है, वो इनका सीधा नियम पालन करती हैं, और इनके फुल नाम सीधे एग्जाम में भी क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं यूनिवर्सल रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेमिंग की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम, देखो जैसे इसमें दिया है, साइंटिफिक नेम आर जनरली टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज आर प्रिंटेड इटैलिक टू द इंडिकेट लैटिन ओरिजिन। जैसे मैंने अभी आपको नेक्स्ट पहली क्लास में पढ़ाया था कि इसमें दिया हुआ है कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो किस लैंग्वेज में शुरू होता है, हमारे इटैलिक लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में शुरू होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा लेटर कौन सा होता है, कैपिटल। ठीक है, और सेकंड जो वर्ड होता है वो हमारा कैसा होता है, स्मॉल लेटर से शुरू होता है, जैसे इंडिका। फिर नेक्स्ट है, इसमें अंडरलाइन सेपरेटली क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनका जो नाम होता है वो सीधे लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है, इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कि तिरछा लिखा जाता है, इसलिए उनके नाम के नीचे क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की। ठीक है, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक ऑफ कैटेगरी कॉल्ड टैक्सोन। ठीक है, दिया गया है कि जीव विज्ञान में वर्गीकरण संबंधी, ठीक है, जीव विज्ञान में वर्गीकरण संबंधी पदानुक्रम के बारे में एक शैक्षिक इनोग्राफिक दर्शाया जाता है। ठीक है, जिसमें वैज्ञानिक वर्गीकरण के बढ़ते क्रम को सबसे छोटी इकाई प्रजाति से स्टार्ट करते हैं और बड़ी श्रेणी तक जाया जाता है। तो इसमें जो दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर्स में दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट फिर लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्मॉलेस्ट आ गया, यानी कि जगत, पहले आ गया किंगडम। ऊपर से बात करें लार्जेस्ट में, अगर लार्जेस्ट में बात करेंगे तो ऊपर से, यानी कि स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे नीचे से बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आ गया बेसिक यूनिट, यानी कि स्मॉलेस्ट है, ऊपर की तरफ लार्जेस्ट हाईएस्ट कैटेगरी में जाएंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो हमारा क्या हुआ, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर हमारा ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम यानी कि डिवीजन। ठीक है, या फिर किंगडम। तो सबसे जो बात करते हैं सबसे पहले वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की। ठीक है, हमारे पहले आ जाते हैं स्पीसीज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेंगे टैक्सोनॉमी रैंक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो रैंक में आता है, सबसे पहले क्या आएगा, स्पीसीज आएगा। स्पीसीज में क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर एंड कैन इंटरब्रेट टू प्रोड्यूस फर्टिलाइज ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, सबसे छोटी या बुनियादी इकाई की, जो मूलभूत संरचनाओं वाले जीवों का क्या होता है, एक समूह होता है जो आपस में क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, प्रजनन यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हो गया पैंथेरा लियो, ये हमारा क्या हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया, किसका हो गया साइंटिफिक नेम, लॉयन यानी कि शेर का। ठीक है, अब बात करते हैं इसका स्पीसीज, सॉरी जीन्स की। तो जीन्स में क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज शेयरिंग मैनी कॉमन करेक्टर्स, वो करेक्टर, यानी कि इसमें निकटतम संबंधी प्रजातियों को एक समूह में जो सामान्य लक्षण शेयर करते हो, यानी कि साझा करते हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम जीन्स कहते हैं। जैसे कि हमारा जीन्स हो गया पैंथेरा, किसका हो गया, लॉयन का। ठीक है, जैसे लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड्स, ठीक है, जॉगरस, ये हमारे क्या है, सभी पैंथेरा में आने वाले यानी कि जीन्स में आने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फैमिली की। ठीक है, फैमिली मतलब कुल या परिवार, फैमिली किसको बोला जाता है, कुल को। ठीक है, या परिवार को बोला जाता है। इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद मोर सिमिलरिटीज देन डिफरेंसेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा फैलिडी, फैलिडी किसके हमारा फैमिली है, कैट की। ठीक है, फैलिडी अगर फैमिली पूछी जाए तो किसकी होती है, कैट की होती है, यानी कि बिल्ली की होती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि संबंधित वंशों का एक जो समूह होता है जिसे वंश और प्रजाति की तुलना में कम समानताएं होती हैं, यानी कि उसकी जो सिमिलरिटीज होंगी वो क्या होंगी, बहुत कम होंगी। ठीक है, तो वो हमारी किस में कहलाएंगी,
फैमिली में आएंगी। जैसे हमारी फैलिडी, फैलिडी किसकी होती है, बिल्ली की होती है। अब बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है, यानी कि गढ़। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, गढ़ कहते हैं। इसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, यानी कि फैमिली से संबंधित कलेक्शन समूह की बात करते हैं। संबंधित परिवारों का एक समूह होता है, जैसे कि वो मांसाहारी हैं या फिर शाकाहारी हैं या फिर स्तनधारी हैं, कैसे हैं, वो उनका क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं फैमिलीज का। ठीक है, जैसे कार्निवोरा हो गया, तो इसमें कैसे कौन से एनिमल्स आ गए, कार्निवोरस एनिमल्स आ गए। जैसे कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे लियो हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे हमारे कैसे एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। अब बात करते हैं क्लास यानी कि वर्ग की। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी कि इसमें गणों का समूह संबंधित होते हैं, गणों से संबंधित होते हैं। जैसे मैमेलिया, तो जो सभी ऑल जो मैमल्स होते हैं, यानी कि सभी प्रकार के जो स्तनधारी होते हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं, मैमेलिया में आ जाते हैं। अब बात करते हैं फाइलम यानी कि संघ की। ठीक है, इसमें किसकी बात करते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास शेयरिंग फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में हमारे दो प्रकार के आ जाते हैं, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड। अब इसमें संबंधित वर्गों का एक समूह जो नोटोकॉर्ड जैसी संरचना विशेषताओं को साझा करते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम फाइलम कहते हैं, या फिर उसमें आने वाले जीव कॉर्डेटा होते हैं। कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, जिसमें वह जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो। कॉर्डेटा का मतलब क्या होगा, वह जीव, वह ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या पाई जाती हो, रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम की, यानी कि जगत की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेनिंग रिलेटेड फाइला, किसकी बात कर रहे हैं, फाइलम या डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि जगत हो गया, फाइलम यानी कि संघ, यानी कि उसमें एनिमल्स आ रहे हैं या प्लांट्स आ रहे हैं, तो उनको अलग अलग किंगडम्स में रख देते हैं, यानी कि जगत में रख देते हैं। जैसे प्लांट हो गए तो प्लांटी में रखा जाएगा, या एनिमल्स हो गए तो वो एनिमेलिया में रखा जाएगा। जैसे इसमें ऑल एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, किस किंगडम में आएगा, एनिमेलिया में आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे कि स्पीसीज क्या है, जेनस क्या है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम्स, है ना। अब बात करते हैं जैसे कि इजी ट्रिक टू रिमेम्बर, यानी कि याद रखने के लिए ट्रिक, जैसे स्मार्ट गर्ल्स फाइट ओवर क्लास प्रॉब्लम काइंडली, यानी कि स्पीसीज यानी कि स्मार्ट, गर्ल्स यानी कि जीनस, फाइट यानी कि फैमिली, ओवर यानी कि ऑर्डर्स, ठीक है, और क्लास यानी कि क्लास में, प्रॉब्लम यानी कि फाइलम या डिवीजन, और काइंडली मतलब किंगडम। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो आप इस ट्रिक के अनुसार इन सभी टैक्सोनॉमी रैंक्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ 7 ऑब्लिगेट्स कैटेगरीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्पीसीज जीनस में क्या क्या आते हैं, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। अभी हमने ये रैंक्स के बारे में पढ़ा था, अब इनकी डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो फॉर एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, और इनकी ट्रिक भी है याद करने के लिए, तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे और याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ में क्या दी गई है, ट्रिक्स भी दी गई हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले स्पीसीज की। ठीक है, यानी कि प्रजातियां जो होती हैं। ठीक है, इसमें क्या रहा है, द लोएस्ट एंड मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई होती है। इसकी जीवों में मूलभूत संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म with fundamental similarities that can interbreed naturally to produce fertilized offspring, यानी कि इसमें क्या होता है, आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे लियो यानी कि लॉयंस, ठीक है, और इन ट्यूबरसम्स, ठीक है, यानी कि आलू। फिर बात करते हैं जीनस की, और हाँ सॉरी, इसमें ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो ट्रिक में क्या है, मेंबर्स ऑफ द सम स्पीसीज कैन इंटीग्रेटेड इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टिलाइज ऑफ स्प्रिंग, यानी कि इसमें जो की पॉइंट्स है याद रखने के लिए, यानी कि इसमें सेम स्पीसीज क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज नेचर और प्रोड्यूस करती हैं फर्टिलाइज ऑफ स्प्रिंग को। ठीक है, इसमें जीन्स की बात कर रहे हैं, आ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन द कंपैरिजन इन स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, यानी कि जीनस यानी कि वंश की बात कर रहे हैं,
इसमें निकट संबंधी प्रजाति यानी कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एक समूह होता है, और जो एक जीन्स के जीव आपस में काफी क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे हमारा लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, लियोपार्ड हो गया, ये सारे हमारे कैसे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, ये बिलोंग टू सेम जीनस, ठीक है, जीनस इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इन सबके जीनस क्या होंगे, सेम होंगे, पैंथेरा। इसमें दिया हुआ स्पीसीज द सेम जीनस लुक लाइक शेयर मैनी कॉमन करेक्टर, यानी कि जो कॉमन करेक्टर को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। कॉमन करेक्टर यानी कि जो उनके जीन्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये कौन सी जीन्स में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फैमिली की। फैमिली a group of related genera with still fierce similarities. Plant family are classified based on both vegetative and reproductive floral फीचर्स, यानी कि इसमें फैमिली में हमारे एनिमल्स भी आ जाते हैं और प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल सिमिलरिटीज, यानी कि इसमें क्या होता है, कम समानताओं वाले संबंधित वंशों का समूह होता है, ठीक है। और प्लांट्स में पौधों के कुल नाम के अंत में, ठीक है, यानी कि वेजिटेबल, रिप्रोडक्टिव, फ्लोरल, ठीक है, फीचर्स, यानी कि पौधों के कुल नाम के अंत में आमतौर पर इसीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, जैसे सफिक्स ट्रिक दिया और प्लांट फैमिलीज यूजुअली एंड्स विद एसीज, यानी एसीज से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सोलिनेसी, अनाकेडिसी, ठीक है, एसी यानी कि प्रोनाउंसिएशन आता है इसका, ठीक है। जैसे कि सोलिनेसी, अकारानेडिसी, ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, फैमिलीज में आ जाते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर की। आ हायर कैटेगरी विच एन assemblies of related family exhibits a few similar characters। इसमें किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर की। ऑर्डर में क्या होता है, गढ़, ठीक है, ये आपस में कुछ समानता रखने वाले कुल होते हैं, यानी कि फैमिलीज होती हैं। और पहचानने की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है हमारी, जैसे प्लांट ऑर्डर यूजुअली एंड विद एल्स, यानी कि स्प्लेंडल्स ना, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जैसे दिए जाते हैं तो वो हमें ऑर्डर में पहचानी जाती हैं। और ये कब में पहचानी जाती है, सिर्फ प्लांट्स की बात में, ठीक है, प्लांट्स के लिए। फिर हमारी क्लास आ कैटेगरी दैट इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर क्लास, जैसे मेमेलिया इंक्लूड ऑर्डर्स प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। इसमें क्या होता है, क्लास में एक या एक से अधिक संबंधी ऑर्डर से मिलकर के बनने वाली क्या होती है, श्रेणी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मेमेलिया दे दिया है, ठीक है, मेमेलिया यानी कि स्तनधारी। मेमेलिया कौन होती है, स्तनधारी होते हैं। इसमें प्राइमेट्स और कार्निवोरा यानी कि मांसाहारी दोनों जीव आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आ क्लास मेड ऑफ वन मोर रिलेटेड ऑर्डर, इसमें एक ही क्लास में एक से ज्यादा अधिक रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। मेमेलिया भी आ जाएगा, प्लांट्स की भी बात आ जाएगी, ठीक है। और फाइलम डिवीजन, फाइलम डिवीजन में क्या होता है, एन assemblies of related class sharing a few common features, जैसे phylum chordata include fishes, amphibian, reptiles, birds, mammals due to the presence of notochord। यानी कि इसमें फाइलम में क्या कर दिया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ बुनियादी शारीरिक आधार पर, यानी कि उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्हें अलग कर दिया जाता है। कुछ को जंतुओं की और पौधों के डिवीजन के लिए अलग कर दिया जाता है, यानी कि प्लांट्स में डिवीजन होता है और एनिमल्स में फैलम होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर हम वर्ग संघ की बात करें तो संघ हमारा किस में आता है, एनिमेलिया में। डिवीजन यानी कि प्लांट्स में आता है, ठीक है, प्लांट्स में उसका नाम बदल जाता है, उसे कह देते हैं डिवीजन यानी कि भाग, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ द सेम फाइलम या नंबर ऑफ द सेम डिवीजन शेयर आ फ्यू फंडामेंटल स्ट्रक्चर फीचर्स, यानी कि इसमें फीचर्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग डिवीजन में रख दिया या फाइलम में रख दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं किंगडम की। किंगडम यानी कि जगत। द हाईएस्ट कैटेगरी इन द क्लासिफिकेशन, ये सबसे क्लासिफिकेशन की सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है। ऑल एनिमल आर ग्रुप्ड अंडर किंगडम एनिमेलिया
एंड ऑल प्लांट्स आर अंडर किंगडम प्लांटी, यानी कि एनिमेलिया के अंदर आने वाले किंगडम यानी कि क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और प्लांटी के अंदर आने वाले ऑल प्लांट्स आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है द ब्रॉडेस्ट एंड हाईएस्ट रैंक ऑफ टेक्सोनॉमी हायरार्की, यानी कि एनिमल्स में आने वाले एनिमेलिया हो जाते हैं, प्लांट्स में आने वाले प्लांटी हो जाते हैं। आई होप आपको सारे क्लियर्स हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसमें ऑफिशियल एनसीईआरटी क्लासिफिकेशन टेबल, यानी कि इसमें टेबल की बात कर रहे हैं, जैसे कि नोमेक्लेचर हो गया, बायोलॉजिकल नेम हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गई, ऑर्डर हो गए, क्लास हो गए, फाइलम या डिवीजन की बात हो गई। जैसे इसमें सबसे पहले ह्यूमंस, जैसे कि कॉमन नेम हो गया, तो ह्यूमंस का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, मैन होता है। ठीक है, या फीमेल हो गया। तो बायोलॉजिकल नेम हो गया होमो सैपियंस। तो फिर जीन्स की बात करते हैं, तो जीन्स में क्या आ जाता है हमारा होमो। ठीक है, फैमिली में होमोनिडी, ऑर्डर में हमारा प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी। ठीक है, तो उसका जो मक्खी है उसका जो साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, मस्का डोमेस्टिका। क्या है, मस्का डोमेस्टिका। और इसके जो जीन्स है वो क्या है, मुस्का। ठीक है, और फैमिली क्या है, मोसिडी। क्या है, मोसिडी। और ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। क्या है, डिप्टेरा। और क्लास है इंसेक्टा, क्योंकि वो इंसेक्ट है। और फाइलम क्या है उसका, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फिर है हमारा मैंगो। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, और जीनस क्या है, मैग्नीफेरा। फैमिली अनाकेडिसी। ठीक है, ऑर्डर है स्प्लेंडल्स। ठीक है, क्लास हो गया डाइकोलिनियडी। ठीक है, फाइलम हो गया एंजियोस्पर्मिया। ठीक है, फिर वीट यानी कि गेहूं। गेहूं का बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम क्या है, साइटोबम। ठीक है, जीनस टेट्रिकम। ठीक है, फैमिली पोएशी। ठीक है, ऑर्डर हो गया पोलस। ठीक है, क्लास हो गया इसमें मोनोकोडोलिडॉन। ठीक है, और फाइलम क्या हो गया उसका, डिवीजन क्या हो गया, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, आई होप आपको इसके क्लियर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी सिस्टमेटिकली एंड अदर टेक्सोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हैं, पहले हमने बायोलॉजी का अगला टॉपिक क्या पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी कैसे है, उसके नोमेनक्लेचर्स क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टमेटिकली। ठीक है, ये टैक्सोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि जीवों के अध्ययन में मदद करने वाले जो टैक्सोनॉमी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके विस्तार में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सिस्टमेटिकली यानी कि व्यवस्थित वर्गीकरण की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ड्राइव्ड द फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। लैटिन वर्ड कौन सा, सिस्टेमा, मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है, ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवों की व्यवस्थित व्यवस्था, यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, इट टेकन इनटू अकाउंट क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत जीवों की आइडेंटिफिकेशन यानी कि नाम पहचान। ठीक है, नोमेनक्लेचर नामकरण, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण तो आता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनके जीवों के बीच जो विकासीय संबंध है यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोगेनी का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपके साइंटिस्ट हैं कैरोलस लिनियस। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं कैरोलस लिनियस, इन्होंने प्रकाशन किया यानी कि पब्लिकेशन क्या करके एक बुक दी थी। उनका जो बुक का है नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी डॉक्यूमेंट्स की, उसका ओवरव्यू क्या है। जैसे इसमें देयर वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर टेक्सोनॉमी टू रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनाइज, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इसमें क्या है, टेक्सोनॉमी वर्गीकरण वैज्ञानिक के द्वारा जैव विविधता को रिकॉर्ड या व्यवस्थित जानकारी प्रदान करने के लिए कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दस्तावेज पाए जाते हैं इसे, जिसमें दिए गए हैं, जैसे फ्लोरा दिया हुआ है। ठीक है, फ्लोरा के बाद मैनुअल्स दिए गए हैं। ठीक है, फिर मोनोग्राफ्स दिए हैं, फिर इसमें कैटेगरीज दिए, कैटलॉग्स
ठीक है। फिर डिक्शनरीज हो गई, तो ये सारे क्या है हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और जैसे फ्लोरा, फ्लोरा में क्या आता है, प्लांट्स, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडेक्स। तो जो हमारे फ्लोरा होता है इसमें किसी भी क्षेत्र, हैबिटेट, हैबिटेट यानी कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों के निवास स्थान, ठीक है, निवास स्थान या उनके वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का वास्तविक वितरण होता है, ठीक है। आई होप आपको फ्लोरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मैनुअल्स, यानी कि दे आर हाईली यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। यानी कि इसमें किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियों के नाम की पहचान करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स के लिए प्रयोगी जानकारी प्रदान करता है। अब बात करते हैं मोनोग्राफ्स की। इसमें क्या है, दिस डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन सिंगल टैक्सॉन कैटेगरी एट अ टाइम, ठीक है। इसमें किसकी बात करेंगे, इन दस्तावेज में किसी भी एक विशेष टैक्सॉन, टैक्सॉन मतलब श्रेणी, ठीक है, कैटेगरी की पूरी व्यापक क्या होती है, पूरी विस्तार जानकारी होती है। जैसे केवल सोलिनेसी हो गया, ठीक है, जैसे सोलिनेसी, सोलिनेसी फैमिली में लिखा गया एक विस्तृत दस्तावेज हो गया, वो हमारा क्लियर। अब बात करते हैं कैटलॉग्स की, ठीक है। कैटलॉग्स क्या होते हैं, द अल्फाबेटिकल लिस्ट एंड register of species found in the particular locality, often accompanied by brief descriptive notes। यानी कि इसमें किसी भी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीवों या प्रजाति की एक क्या होती है, अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है, यानी कि वर्णमाला सूची होती है, या एक रजिस्टर की बात कर लो जिसमें एक संक्षिप्त वितरण भी दिए जाते हैं, ठीक है। कैटलॉग्स में क्या होता है, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जो भी जीव होते हैं उनका संक्षिप्त क्या होता है, विवरण होता है, ठीक है। फिर है बात करते हैं डिक्शनरीज की। दिस प्रोवाइड brief description and meaning of technical terms used, taxonomy and related biological science। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये टैक्सोनॉमी और संबंधित जैविक विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले तकनीक शब्दों के संक्षिप्त विवरण और अर्थ यानी कि मीनिंग दिए जाते हैं, किसमें दिए जाते हैं, डिक्शनरीज में, ठीक है। अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स में इसमें दिया हुआ है सिस्टमेटिकली स्टडीज डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि इसमें सिस्टमेटिक केवल वर्गीकरण नहीं है बल्कि जीवों की विविधता और उनसे आपस में विकासीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। दिस डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर टैक्सोनॉमिक एंड रिसर्चर्स। इसमें किसकी बात करते हैं, इसमें सभी दस्तावेज जैव विविधता, सही पहचान और संरक्षण के लिए आवश्यक उपकरण की बात करते हैं। इनके बिना जीवों का वर्गीकरण करना क्या हो जाता है, अधूरा या अव्यवस्थित रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।